ये देखो बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर आप लोग यहाँ पे देखो, अच्छा बायबैक ऑफ शेयर्स है, हाँ इसके अंदर से भी ना आपको यदि थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मतलब सिंपल चैप्टर बायबैक हम लोग ऐसा बोले। इन्वेस्टमेंट भी सिंपल था, कल हमने इन्वेस्टमेंट सीखा था। जैसे पोस्टिंग के मार्क्स मिलते थे ऐसे बायबैक के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके अंदर ना टोटल मान लो कभी कभी ये 20 मार्क का आता है और कभी कभी ये कितने मार्क्स से आता है, 10 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स के लिए आता है तो बहुत कम चीज़ें पूछता है, 20 मार्क के लिए पूछता है तो बहुत सारी चीज़ें पूछता है। जैसे इसके अंदर आपको ना एक क्या करना रहता है, अ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट्स के शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। इसके लिए एक फिक्स फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट लेने का और उसके अंदर अमाउंट पुट करने का आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट हम लोग ज़्यादा ज़्यादा बायबैक कर सकते हैं। दूसरा हमको क्या करना रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालना होता है। अभी इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है फर्स्ट कंडीशन में इफ बायबैक प्राइस ऑलरेडी गिवन, मतलब आपको सब में बायबैक प्राइस ऑलरेडी दिया है तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाई बायबैक प्राइस। मतलब बायबैक प्राइस जो दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देने का आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन, यदि दूसरा कंडीशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यदि बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उसके 25% निकालने का आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक मिल जाएगा। मतलब 1 लाख शेयर दिया है और सब में आपको बायबैक प्राइस दिया ही नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेंगे, ठीक है, अमाउंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, 1 लाख शेयर है उसका 25% निकालने का वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो कभी कभी सिर्फ इतना ही सम पूछता है 10 मार्क के लिए, ठीक है, और कभी जब 20 मार्क का पूछता है तो इसके अलावा साथ में आपको जनरल एंट्री पूछ लेता है। अभी जनरल एंट्री पास करने के लिए ना यहाँ पर भी आप ऐसा समझ सकते हो, एक नॉर्मल सम होता है, मतलब एक फुल्ली पैडअप वाला सम होता है और एक हमारा पार्टली पैडअप होता है। पार्टली पैडअप वाले में हमको थोड़ा सा अलग टैक्स की 2-3 एंट्री और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और इसके अलावा साथ में आपको बैलेंस शीट पूछ लेता है कभी कभी। तो इतना चीज़ें हम लोग यदि सीख लेते हैं तो समझ जाओ कि ये चैप्टर से हमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम लोग इसका पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने का फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और उसी फॉर्मेट को हम लोग सम के थ्रू निकाल के डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। मतलब अलग से आपको फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, एक सम लूंगा मैं, उसके अंदर वही सेम फॉर्मेट सम में यूज होता है, फिर बायबैक प्राइस हम लोग यूज करेंगे और फिर उसके जनरल एंट्री पास करके A to Z जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग करने वाले हैं। एक बार इसे सिर्फ नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। ये देखो अभी हम लोग बायबैक के लिए सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कैसे निकालते हैं इसका मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। सेम फॉर्मेट आप लोग बना लेना, उसमें ही हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे फुल्ली पैडअप वाला। इसको हम लोग बोलते हैं असर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। एक फिक्स फॉर्मेट रहता है, कोई भी बायबैक का सम आएगा ना इसको उठा के लिख देने का डायरेक्टली। यदि सम में आपको डायरेक्टली दे दिया रहेगा कि 5000 शेयर बायबैक किया, 100 शेयर्स बायबैक किया, 200 शेयर यदि पहले से आपको दे दिया रहेगा तो फिर मत लिखना, ठीक है। फिर डायरेक्टली हमको जब बायबैक ऑफ शेयर्स मिल गया तो इसका यूज नहीं आएगा। बट यदि आपको बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, मैक्सिमम सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा सोर्सेस, इसको हम लोग फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। इसके अंदर आ जाएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये सबका जो टोटल रहता है ना उस टोटल को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस।
और दूसरा हेडिंग डालने का 25% ऑफ ओन फंड। इसके अंदर क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और ये तीनों की जो टोटल रहते हैं इसको हम बोलते हैं ओन फंड। और इसी ओन फंड का 25% ऑफ ओन फंड निकालने का और इसको यहाँ पे लिख देने का। थर्ड कंडीशन आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक, और डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 होना चाहिए। याद रखना बच्चा, एग्जाम में आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है, कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ओन फंड लिखने का, इसमें से माइनस करने का डेप्ट फंड, और यहाँ पर लिख देंगे। अब ये डेप्ट फंड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेप्ट फंड के अंदर क्या क्या आइटम आता है, और ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। फॉर्मूला आपको यूज आने वाला है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। यदि आपको बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो, सॉरी, बायबैक प्राइस यदि दिया रहेगा तो। अभी देखो डेप्ट फंड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, आप लोग के लिए बता देता हूँ। डेप्ट फंड के अंदर होता है डिबेंचर आता है, लोन आता है, कोई भी लोन हो सकता है, ठीक है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म भी लोन आएगा। ऐसा किसी भी तरीके का लोन हो गया, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर डेप्ट फंड का होता है। एक दिया रहेगा तो एक लेने का, दो दिया रहेगा दोनों को ऐड करके लेने का, तीन दिया रहेगा तो तीनों को ऐड करके लेने का। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आएगा, बायबैक लिस्ट ऑफ एबो, लिस्ट मतलब कम होता है, तीनों में से जो कम रहेगा वो आएगा। ये इसको नोट डाउन करो। चाहिए इसके बाद हम लोग ना इसको जल्दी से एक सम लेते हैं और सॉल्व करते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ये चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है और मई 2019 में एग्जाम में आया हुआ समय। तो जो लोग स्टूडेंट बाद में वीडियो देखेंगे, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप लोग टेक्स्ट बुक में खोज लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, अरे यहाँ पे दिखता भी नहीं इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हो, अच्छा तो ये क्वेश्चन में देखो लिखा क्या, ठीक है, करते हुए यहाँ पे ध्यान दें। लिखा द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ दिस सुएज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 है, इशूड कैपिटल है। अभी यहाँ पे याद रखना चाहिए, ये जो सम है ना पार्टली पेड अप का सम कौन सा है, कैसे मुझे पता चला पार्टली पेड अप वाला है? देखो यहाँ पे लिखा है कि 8 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, जिसमें से हम लोग ₹10 ईच और रुपीज पेड अप कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, ठीक है। 10 रुपये का शेयर है तो पेड अप वैल्यू भी कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। बट यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 रुपये दिया, ठीक है। तो जब 8 रुपये दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, पार्टली पेड अप। यदि 10 रुपये का 10 रुपये दिया रहेगा तो वो फुल्ली पेड अप रहेगा, और यदि उससे कम दिया रहेगा तो समझ जाना पार्टली पेड अप। और जब भी पार्टली पेड अप सम रहेगा उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। नॉर्मल वाले सम को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, पार्टली पेड अप वाले को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं आपको पार्टली पेड अप वाले सम का सिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा देखो 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप दिया तो 64 लाख दिया हुआ, ठीक है। 64 लाख दिख रहा है ना अमाउंट आपको। तो याद रखना जब आपको पार्टली पेड अप रहेगा तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 64 लाख नहीं लिखना है, उसको फुल्ली पेड अप करके लिखना होता है। मतलब 8 लाख शेयर है इंटू 10 करके लिखने का, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 80 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 80 लाख। तो जब भी आपको पार्टली पेड अप का सम आएगा तो इतना ही चेंजेस होता है, ठीक है। मतलब ये पूरे फॉर्मेट सेम टू सेम रहेगा,
सिर्फ इसके अंदर अमाउंट लिखते समय यहाँ पर फुल्ली पेडअप वाला आपको अमाउंट लिखना होता है। जैसे यहाँ पे सब में लिखा कि 8 लाख शेयर है और उसकी पेडअप वैल्यू 8 है, तो 8 लाख इंटू 8 किया करने के बाद 64 लाख होता है। बट हमको इस फॉर्मेट के अंदर 64 लाख लिख कर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग वो अमाउंट लिखेंगे जो फुल्ली पेडअप वाला रहेगा। जैसे 8 लाख शेयर्स है, इंटू 10 करने का तो कितना हो जाएगा, 80 लाख होगा। और इसके अंदर जो अमाउंट लिखेंगे बच्चा वो कौन सा लिखेंगे, 80 लाख वाला लिखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। आगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 20 लाख, जनरल रिजर्व दिया है 15 लाख से, प्रॉफिट एंड लॉस दिया कितना 45 लाख है, सिक्योर्ड लोन है 35 लाख है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है 50 लाख दिया है, और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में ट्रेड पेबल दिया कितना 20 लाख दिया है। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट दिया है। करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस में स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल और बैंक दिया हुआ है। नीचे लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इट मे बी परमिटेड बाय लॉ एट द प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। ऐसे ही टेबल के नीचे जब भी आपको बाय बैक का प्राइस दिया रहेगा ना, तो समझ जाने का बाय बैक प्राइस गिवन मेथड है, मतलब जिसके अंदर बाय बैक प्राइस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब आपको बाय बैक प्राइस दिया रहेगा तो फॉर्मूले लगा के आपको नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालना है। आगे यहाँ पे आगे लिखा फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक एंड पास जनरल एंट्री विदाउट नरेशन इन द बुक्स ऑफ शेयर्स लिमिटेड एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ शेयर कैपिटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 31 मार्च 2000 एंट्री डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको 20 मार्क का शायद समय था, 15 मार्क का, इसमें बैलेंस शीट भी नहीं पूछा था, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट पूछा तो का। बट हम लोग बैलेंस शीट भी सीख लेंगे, एक सम का सीख लेंगे कि मान लो पूछ लिया तो कैसे आपको बनाना है। अभी आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट यदि आपको ये याद है और आपको तो सम में एग्जाम में जाना है, पूरा फॉर्मेट डिक्टो लिख देना है। अभी इसके अंदर जनरल रिजर्व दिया है, तो सम में खोजने का जनरल रिजर्व दिया है क्या सम में? कितना दिया है? तो यहाँ पर जाने का 15 लाख लिख देने का, फिर इसके अंदर देखने का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो सब में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या? 45 लाख दिया है। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है क्या? 20 लाख दिया है। ये सब का टोटल मान लेंगे 80 लाख आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 80 लाख लिख लेंगे। अभी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 64 लाख दिया है, लेकिन 64 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पार्टली पेडअप का अमाउंट हमको फुल्ली पेडअप का लिखना होता है, ठीक है। तो 80 लाख इंटू 10 करने का जितना, मतलब इस समय 80 लाख दिया इसलिए मैं 80 लाख बोला हूँ, किसी समय यदि 5 लाख दिया रहेगा 5 लाख इंटू 10 करने का, ठीक है। जितना भी अमाउंट, जितना नंबर ऑफ शेयर रहेगा उसके फुल्ली पेडअप की जो वैल्यू हो सकती है उससे मल्टीप्लाई करने का। तो अभी जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 लाख आ जाएगा। पार्टली पेडअप वाले में बस इतना ही चेंजेस होता है, आपको यहाँ पर फुल्ली पेडअप का अमाउंट लिखना होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया कैसे में नहीं दिया तो डैश मार देने का। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, ये जो अमाउंट आया रहेगा ना यहाँ पे, यही सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 80 लाख का। 80 लाख कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 60 लाख हो गया। अभी 1 करोड़ 60 लाख का ना 25% निकालने का 40 लाख आएगा यहाँ पे। इसके बाद ना ओन फंड लिखने का, तो ये जो ओन फंड होता है ना यही अमाउंट रहता है, ठीक है। 40 लाख नहीं बच्चा, 1 करोड़ 60 लाख माइनस करने का हाफ ऑफ डेप्ट फंड। डेप्ट फंड के अंदर आता है डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब आइटम आता है। तो चेक करो सब में क्या दिया हुआ है। सब में दिया है डिबेंचर दिया 35 लाख और अनसिक्योर्ड लोन दिया 15 लाख, तो 35 लाख और 15 लाख कितना हो गया? 50 लाख हो गया। तो यहाँ पर मैं 50 लाख लिख लूँगा। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 करोड़ 60 लाख में से माइनस करना है हाफ अमाउंट 50 लाख का, 25 लाख माइनस करना है। तो 1 करोड़ 60 लाख में से 25 लाख माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 35 लाख ने। अभी हमारा इसमें से ना तीनों में से कम अमाउंट कौन सा है? 40 लाख। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना आ जाएगा? 40 लाख। एक बार आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक मिल गया ना, तो निकालने का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना रहेगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, उसका एक फॉर्मूले रहता है, ठीक है। यहाँ पे अभी निकालने का मैक्सिमम
नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। इसका फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाई बायबैक प्राइस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक है जो आया रहेगा ना, तीनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा ना वो हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे 40 लाख लिया था, ठीक है। बायबैक प्राइस जो है ना कितना 15 पहले से सब में दिया, तो डिवाइड कर देने का, तो कितने कितना रहा 2 उसको 6 ही लिखना पड़ेगा, लास्ट में 7 लिखना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है पता? 70,000 कैसे आएगा बच्चा? 60,000 कैलकुलेटर थे बच्चे, बराबर बोलने नहीं आता। टू लैख 66,667 आपका नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। ठीक है, तो इतने हमको नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने हैं? बाय बैक करने हैं। अभी बायबैक प्राइस हमारा कितना दिया था? बायबैक प्राइस 15 दिया था ना बच्चा। अभी देखो 15 है ना, तो इसमें से फेस वैल्यू, इसका 2 पार्ट्स होता है। ठीक है, इसका एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। कितना है? ऊपर का जो अमाउंट रहता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक 5 रुपीज़। ठीक है, तो इसका ना हमको एंट्री मोस्टली फिक्स होता है। ठीक है, बट उसका अमाउंट राइट लिखो, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बना लेने का। ठीक है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं? यहाँ पे लिखने का अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू, ये वर्किंग नोट आपके यूज के लिए सिर्फ रहता है। ठीक है, इसका अलग से कुछ मार्क्स नहीं होता है। फ्रेश इशू प्लस डिविजुअल प्रॉफिट होता है। प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू एसपी प्लस डीपी। मतलब इसमें करना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। डीपी मतलब डिविजुअल प्रॉफिट होता है। अभी जितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आए रहेंगे ना वो यहाँ पे लिखने का 2,66,667 इंटू फेस वैल्यू करने का, तो कितना आ जाएगा? 26,66,670 आ जाएगा। अभी हम लोग ने यहाँ पर प्रीमियम के लिए भी सेम यूज करेंगे। 2,66,670 इंटू 5 करेंगे। 5 बार 3 है। ये कुछ तो हाँ बराबर आएगा क्या? कितना आएगा? 1 5 बार 3 है। 5 बार 3 आएगा। हाँ 5 बार 3 है and 5 है, 5 बार 5 और ये बराबर है। बराबर है ना? एक बार दोनों ऐड कर बच्चा, देख कितना आता है। वो 40 लाख के आसपास आना चाहिए। 40,000 5 आ रहे हैं। हाँ चलेगा, 40 लाख 5 है। हाँ चलता है, उतना हाँ। चलेगा। हाँ चलते हैं। अभी देखो आगे हम लोग चलते हैं। अभी इसमें फ्रेश इशू तो मोस्टली ना के बराबर ही रहता है, मतलब नील ही होता है। डिविजुअल प्रॉफिट, डिविजुअल प्रॉफिट मतलब क्या होता है? ये जो तीनों आइटम रहते हैं ना, इसमें से हम लोग किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जनरल जो कितना है? 15 लाख है। ठीक है बच्चा, होने दे। 15 लाख हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 15 लाख जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं। प्लस अभी देखो यहाँ पर हमको चाहिए कितना? 26,66,670 चाहिए ना। इसमें से 15 लाख माइनस कर दो, कम कितना पड़ रहा है हमको? हाँ। 11,66,670 11,66,000 सिक्योरिटी प्रूफ देते थे। नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज कर लेते हैं ना। अभी ये सबको ट्रांसफर कर देंगे, CRR में करना होता है। ठीक है, अभी इसके लिए जो अमाउंट चाहिए ना वो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज करेंगे। 20 लाख है और हमको चाहिए 13 लाख ना, तो 13,33,335। डीपी में कुछ यूज ही नहीं आएगा।
इतना इसे कॉपी करो, इसके बाद बस जनरल एंट्री में पुट कर देने का, समझ जाओ कि सम आपका सॉल्व हो गया। सर एक बार ये वाला सम भी करवाना ना। हाँ पहले इसको कॉपी कर बच्चा, कंप्लीट होने दे। ये देखो आप लोग ये अमाउंट याद रखना और नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे बायबैक को याद रखना, ठीक है। अभी जनरल एंट्री इसके पास करते हैं। तो जनरल एंट्री जो रहता है ना मोस्टली फिक्स ही जनरल एंट्री होता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है। 4 जो बायबैक की जनरल एंट्री है वो फिक्स रहेगा, और यदि पार्टली पेड अप का सम है तो 2 जनरल एंट्री वो भी दोनों फिक्स ही है, मतलब 6 जनरल एंट्री याद कर लेना है। हाँ इसके अलावा यदि कभी आपको इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा तो एक्स्ट्रा एक आध एंट्री आएगा, अदरवाइज एंट्री इसके क्या होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बात तो पार्टली पेड अप शेयर हो तो उसको फुल्ली पेड अप करना रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कॉल करेंगे, ठीक है, फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर को हम लोग फाइनल कॉल करके मांगेंगे पैसा। जब इक्विटी शेयर को हम लोग फाइनल कॉल करके पैसा मांगेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेयर्स आएगा, नहीं शेयर्स नहीं, हम लोग पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, ठीक है। फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स ड्यू, ड्यू मतलब अभी वो पेमेंट तुरंत नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसे हम लोग डेबिट करके रखते हैं। जब भी पार्टली पेड अप का समय आएगा तो ये 2 एंट्री फिक्स लिख देना। अभी ये जो मैं हेडिंग लिखता हूँ ना, इसको एग्जाम में आप लोग को नरेशन के तौर पे लिखना है, मतलब एंट्री के नीचे ब्रैकेट में लिखने का, ठीक है। अभी आपको याद रहे इसलिए मैंने इसको हेडिंग बना के लिखा हूँ, और एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है ना, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज़ का कॉलम, क्रेडिट रुपीज़ का कॉलम, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखना है। अभी हम लोग फाइनल कॉल इक्विटी शेयर को किया तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल। अभी ये एंट्री कब पास करने, जब आपको पार्टली पेड अप का सम दिया रहेगा तो, फुल्ली पेड अप दिया रहेगा तो नहीं करने का, पार्टली पेड अप रहेगा तो करने का। फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके अंदर अमाउंट कौन सा आएगा, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास पहले से थे, तो पहले से हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 8 लाख थे ना, और उसमें से उन्होंने 8 रुपये पे करके रखा, तो बचा वो बैलेंस कितना था, 2 रुपये था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लाख लेंगे इंटू 2 करेंगे, मतलब 16 लाख रुपीस हमको उनसे मिलने वाला। एंट्री तो फिक्स रहेगा बच्चा, जस्ट आपको अमाउंट निकालने आना चाहिए, ठीक है। बाय बैक में ये फॉर्मेट आना चाहिए, एंट्री फिक्स रहता है। यदि आपको एंट्री का अमाउंट निकाल के लिखने आ गया तो इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो दूसरा रहता है फाइनल कॉल रिसीव का एंट्री। फाइनल कॉल रिसीव्ड, रिसीव मतलब पैसा मिल रहा है। जब पैसा मिलेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट किए तो यहाँ पे क्रेडिट कर देने का, टू फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैसे आएगा, 8 लाख शेयर सेम अमाउंट आ जाएगा, 16 लाख। ये 2 एंट्री तभी आपके सम में आएंगी जब आपको पार्टली पेड अप वाला सम दिया रहेगा तो, अदरवाइज ये एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। जब आपको पार्टली पेड अप का सम दिया रहेगा तो ये एंट्री आएगा। अभी हम लोग यहाँ पर फाइनल कॉल रिसीव का अभी हम लोग बाई बैक का एंट्री चालू करें तो बाई बैक के भी ना 4 एंट्री फिक्स है, समझ जाओ, ठीक है। वो ये एंट्री बार बार आती है, सिर्फ आपको अमाउंट लिख ले आना चाहिए। तो पहला हम लोग बाई बैक जब करते हैं ना, तो बाई बैक करेंगे तो बाई बैक ऑफ शेयर्स का एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स हम लोग बाई बैक कर रहे हैं तो हमारे पास शेयर्स आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, मान लो 10 रुपये का शेयर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। 10 रुपये के शेयर के बाद को हम लोग ने 15 रुपये में बाई बैक किए, तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाई बैक। प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देने का। अभी इसके अंदर अमाउंट आपको लिखने आना चाहिए। तो हम लोग का जितना नंबर ऑफ शेयर्स आया था ना बाई बैक का, कितना आया था, 66,667 था। यहाँ पर कैपिटल के सामने इंटू उसके फेस वैल्यू से करके लिखने का, तो ये अमाउंट है। हाँ, और यहाँ पर जो अमाउंट हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया था वो लिखने का। तो कितना आया था देखो, हमने नीचे मल्टीप्लाई करके वर्किंग नोट में लिखा था 133 इतना ना, हाँ, टू
यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाई बैक आया रहेगा ना, वो 40 लाख वाला रहेगा, ठीक है। और 40 लाख में कितना प्रीमियम का अमाउंट रहेगा वो अलग बताने का, जो कैपिटल का अमाउंट रहेगा वो अलग। एंट्री ये फिक्स रहेगा, सिर्फ आपका अमाउंट यदि आपने राइट लिख दिया तो समझ जाओ ये एंट्री का मार्क्स आपको मिल जाएगा। पार्टली पेड अप का है तो ये दोनों एंट्री फिक्स है, सिर्फ आपने अमाउंट राइट डाला आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, जो हम लोग डीपी में से यूज करते हैं जो उसको हमको सीआरआर में ट्रांसफर करना रहता है। देखो हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था जहाँ पे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने यूज किया पे करने के लिए, ठीक है। तो जो भी चीजें हम लोग यूज करेंगे ना उसको हमको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, सीआरआर में। तो हम लोगों ने क्या क्या यूज किया था, जनरल रिजर्व यूज किया था एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू सीआरआर। तो हमारा एंट्री बन जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब हम लोग दोनों यूज करेंगे तो ही दोनों को डेबिट करने का। यदि हम लोग ने एग्जाम में सिर्फ जनरल रिजर्व से हमारे पैसे पूरे हो गए तो सिर्फ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू सीआरआर लिखने का, ये भी एंट्री फिक्स है। इसका देखो हम लोगों ने अमाउंट निकाला, जनरल रिजर्व का कितना कितना आया था, हम लोग जनरल रिजर्व का हम लोगों ने 15 लाख यूज किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना 11,66,000 ऐसा। और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 26 ये दोनों मिला के इसके अमाउंट के बराबर होता है, ठीक है। ये जो मेन कैपिटल का अमाउंट देते हैं ना वो कैपिटल का 266 ये आ जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री जो रहती है ना, ये जो प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा दिए रहते हैं ना इसको हमको राइट अप करना रहता है, मतलब कैंसिल करना होता है। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक को हम लोग क्या करते हैं, राइट अप करते हैं। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। प्रीमियम ऑन बाय बैक को हम लोग क्या कर देंगे, राइट अप कर देंगे। तो अभी हमारा प्रीमियम ऑन बाय बैक है, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक को हम लोग यहाँ पर राइट अप करते हैं। ये देखो डेबिट में है तो इसको राइट अप करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्रेडिट। इसके जगह पे हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है, क्योंकि तो उसको डेबिट कर देने का। क्यों, क्योंकि हमको 13 लाख चाहिए था और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 लाख रुपए था, तो हमारा पूरा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से हो गया था 30,33,335। अभी लास्ट की एक एंट्री आ जाएगी पेमेंट की। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारा एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक। इतना कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे उसमें बैलेंस शीट भी हम लोग बनाना सीखेंगे। ये अमाउंट आ जाएगा 40 लाख। ये हो गया सब, मोस्टली शेड्यूल पूछा, बट हम लोग नेक्स्ट सब में बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसके अंदर आपको शेड्यूल भी समझ जाएगा, सीख जाओगे। अक्टूबर 2019 का सम देखो जिसके अंदर आपको बाय बैक प्राइस नहीं दिया हुआ, ठीक है। अभी तक जितने सम किए, जो सम किया उसके अंदर बाय बैक प्राइस ऑलरेडी आपको दिया हुआ था कि मतलब कौन से प्राइस में हमको बाय बैक करना है। तभी हम लोग ऐसे सम सॉल्व करने वाले जिसके अंदर बाय बैक प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सोलर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है। लाइबिलिटीज और असेट्स है, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिया, ऑथराइज का कुछ यूज नहीं होता है। करते भी तुम मोबाइल चला रही है, बाद में फेल होके आएगी बताएगी कि शेयर कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर ₹100 ईच है यहाँ पर। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई भी यूज नहीं होता है। इशूड में 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच है, 40 लाख और मतलब ये 4 लाख है, ठीक है। 40,000 शेयर है, 10 रुपये के मतलब 4 लाख, और ये मतलब फुल्ली पेडअप है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने का फेस वैल्यू उतना पेडअप दिया हुआ, मतलब फुल्ली पेडअप है। रिजर्व में आपको जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, डिबेंचर भी दिया हुआ है, बैंक टर्म लोन्स है और क्रेडिटर है। एसेट साइड में इक्विपमेंट है,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लोन्स एंड एडवांसेस है, ट्रेड रिसीबल, फैक्ट्री बिल्डिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैश ऑन हैंड और बैलेंस विथ बैंक है। मतलब द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस अंडर द लॉ, ठीक है। कंपनी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकती है, मैक्सिमम कौन से प्राइस पे बाय बैक कर सकती है वो आपको बताना है। मतलब यहाँ पर बाय बैक प्राइस आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि कितने में बाय बैक करेगा वो नहीं दिया हुआ है। तो मतलब हमको बाय बैक प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कैलकुलेट करने के भी मार्क्स अलग से होते हैं, 7-8 मार्क्स उसके ऊपर आपको मिल जाते हैं। मतलब ये फॉर्मेट बना के नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक यदि हम लोग निकाल देते हैं तो assume that the buyback of the share duly authorized by the articles and necessary resolution passed by the company toward this buyback। बोलता बायबैक के लिए जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सब कंपनी ने क्लियर कर लिया, आपको ये सब का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बायबैक का समय तो ये सब बनाने का, सॉल्व करने का। आगे यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस अपीयर, ठीक है। हम लोग को मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ऐसा बनाना, बट हम लोग सब कुछ बनाएंगे ये सब में। तो सबसे पहले चेक करो जनरल रिजर्व दिया है क्या सब में, Yes. कितना है। यहाँ पे डायरेक्टली 4 लाख लिख देने का। प्रॉफिट एंड लॉस 6. नेक्स्ट, 2 lakh. 12. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, 4 lakh. 40 लाख दिया है ना, कि 4 लाख है, 4 लाख। यहाँ पे देखो 4 लाख दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया क्या, नहीं दिया तो डैश मार दो। रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, 16 लाख। अभी 16 लाख का 25% निकालो। 40 नहीं 4 lakh. 4 लाख आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ओन फंड कितना है, 16 लाख से माइनस हाफ लेने का डेप्ट फंड का, ठीक है। डेप्ट फंड में देखो क्या क्या दिया हुआ हमको, तो डिबेंचर दिया है, टर्म्स लोन दिया है, 14 लाख का डिबेंचर और टर्म लोन कितने का है, 6 लाख। तो 14 प्लस 6 कितना होता है, 20 लाख। तो यहाँ पर हम लोग 20 लाख लेंगे। 20 लाख का हाफ कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। तो 16 लाख में से माइनस करेंगे हम लोग 10 लाख, तो कितना आ जाएगा, 6 लाख आ गया। अभी इसमें तीनों में कम कौन सा है, तो ये 4 लाख आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा। अभी सब में चेक करने का बायबैक प्राइस दिया क्या, नहीं दिया है, ठीक है। नहीं दिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक बाय कंपनी 25%। कितना बायबैक कर सकती है, 25% शेयर्स कंपनी मैक्सिमम ज़्यादा बायबैक कर सकती है। किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिए थे, क्या करने का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने का इनटू करने का 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 40,000 दिया है। 4 lakh. अमाउंट नहीं लेना बच्चा, नंबर ऑफ शेयर्स लेना होता है, ठीक है। 40,000, ठीक है, इनटू 25% करने का। 10,000. तो कंपनी ज़्यादा कितना शेयर बायबैक कर सकती है, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएगा 10,000 शेयर्स बायबैक कर सकती है। अभी बायबैक प्राइस तो नहीं दिया हमको, बायबैक प्राइस निकालना होगा, ठीक है। जब नहीं दिया रहेगा तो बायबैक प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है बायबैक प्राइस इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाई 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो रहेंगे उसके 25% लेने का। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना था, 4 लाख था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, और नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना है, 10,000। तो बायबैक प्राइस कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। ₹40 आपका बायबैक प्राइस आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखना, ये जो 40 रुपये है ना, इसमें 2 चीज़ें होगी। एक इसके अंदर फेस वैल्यू रहेगा, एक प्रीमियम ऑन
फेस वैल्यू तो फिक्स रहता है 10 रुपये है, तो बचा हुआ 30 रुपये क्या रहेगा, प्रीमियम ऑन बाई बैक रहेगा। ठीक है, तो अभी हमको वो वर्किंग नोट बनाते हैं वो अपने लिए यूज करने के लिए बना लेंगे कि हमारा अमाउंट राइट है। तो अमाउंट ऑफ बाई बैक इक्वल टू होता है फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये सब होता है। ठीक है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे प्रीमियम ऑन बाई बैक इक्वल टू एसपी प्लस डीपी। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स बाई बैक कितना है, 10,000 है। और यहाँ पे भी 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हमको 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो 1 लाख के लिए फ्रेश इशू तो नील ही रहेगा हमेशा। अभी डिविजुअल प्रॉफिट मतलब ये तीनों में से ना किसी को भी यूज कर सकते हो, तो हम लोग जनरल रिजर्व को पहले यूज करते हैं। 4 लाख और हमको चाहिए कितना, सिर्फ 1 लाख। तो किसको यूज किया, जनरल रिजर्व को यूज किया ना, इसको हमको जनरल एंट्री में CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस यहाँ पर इंटू 30 हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम की ऑन बाईबैक कितना था, 30 था ना, तो 3 लाख चाहिए हमको। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम की कितना अमाउंट है, 2 लाख है, तो 2 लाख हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले लेंगे। अभी भी कम पड़ रहा है ना, तो 1 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड। अभी इतना लिख लो, इसके बाद 4 जनरल एंट्री बाईबैक की होती है फिक्स वाली, वो 4 जनरल एंट्री लिख देंगे, हमको समझ जाओ ये सम हो गया। तब आपको फॉर्मेट याद ये सब आता है तो समझ जाओ बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पर आपको अमाउंट से आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, वही अमाउंट हम लोग जनरल एंट्री में यूज करते हैं। अभी देखो पहला एंट्री हमारा कौन सा आ जाएगा, बाईबैक का, ये सैटरडे के ऊपर डाल बाईबैक ऑफ शेयर्स। अभी हम लोग शेयर्स बाईबैक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेयर्स आएगा। वो फिक्स एंट्री जो था वही एंट्री फिक्स एंट्री लिखने का। ठीक है, बाईबैक की 4 एंट्री फिक्स होती है ना, तो वही लिख देने का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अभी इसके अंदर अमाउंट कौन सा आएगा, वो जो आपका नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक आया था, कितना आया था, 10,000 आया था ना, तो 10,000 था। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू से करने का 1 लाख आएगा। 10,000 शेयर्स इंटू 3 करेंगे, 3 लाख आ जाएगा। टोटल मिला के कितना है, 4 लाख रुपए हमको देना है। सिर्फ आपका ये अमाउंट रहेगा, एंट्री तो फिक्स अमाउंट है। यदि आपने सही निकाल के लिख दिया तो आपको मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। दूसरा, जो हम लोगों ने यूज किया तो उसको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हम लोग ने बाईबैक के लिए देखो जनरल रिजर्व को यूज किया ना, हमको ये जो कैपिटल का अमाउंट रहता है ना, यही अमाउंट हमको CRR में ट्रांसफ़र करना रहता है। मतलब इतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है CRR में। तो हमको 1 लाख रुपए चाहिए, हमारे पास जनरल रिजर्व में 3 लाख था। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें से 1 लाख रुपए हम लोग यूज कर लिए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जनरल रिजर्व को यूज किया तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे CRR में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री पास करने का, प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट अप करने का। अभी राइट अप करने के लिए, प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट अप करने के लिए ना, यहाँ पे प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट में है, जिसको मुझे कैंसिल करना है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके जगह पे डेबिट करने का, किसको डेबिट करने का, हमको 3 लाख रुपए चाहिए था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने यूज किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख यूज किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और भी पैसा कम पड़ रहा है ना, मुझे टोटल कितना, 3 लाख का राइट अप करना है। तो हम लोगों ने 2 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया, कम पड़ रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेने का 1 लाख रुपए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फोर्थ पेमेंट का जाएगा
जब हम लोग पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी ये जनरल एंट्री पास हो गया, ठीक है। तो अभी हमको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट भी सीख लेते हैं। यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा जितना उसको पे करना था। तो वो बैलेंस शीट बनाने के लिए ना पेंसिल से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट में तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको कहीं पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। बैलेंस शीट बना जनरल एंट्री रहेगा, ठीक है। बट अपने को बनाते समय ना उसको आपको अपने माइंड में रखना है कि इसका कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं आएगा। प्रीमियम ऑन बाईबैक यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे क्रेडिट में ना, तो भी उसका भी पोस्टिंग कहीं नहीं आएगा। बाकी सब आइटम का आता है, पोस्टिंग आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट का मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ, फिर हम लोग बनाते हैं। ये जनरल एंट्री कॉपी कर लो, इसको मुझे रब करना है। फेस वैल्यू में से बचा हुआ जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा 30 रुपये और प्रीमियम। ये टाइम टेबल है, दिखता भी नहीं टेबल नहीं है, अंधी है क्या? तो टाइम टेबल नहीं है। ये चल बच्चा बैलेंस शीट बनाना हम लोग सीख लेते हैं। खाते थे बेहतर थे। ये देखो यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है। अच्छा, वर्टिकल बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, सर ये वाला क्या? उसको बोला पढ़ने। देखो हाँ, ये देखो यहाँ पे अच्छा बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, जिसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल, इसके अलावा दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, थर्ड आता है यहाँ पर आपका करंट लायबिलिटीज, इसका टोटल रहेगा यहाँ पर। फिर असेट्स होता है, असेट्स के अंदर भी एक आ जाएगा आपका नॉन करंट असेट्स, मतलब फिक्स असेट्स। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स, फिर करंट एसेट्स आ जाएगा। टोटल अभी इसी का सबका शेड्यूल बनाने का, यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखने का और कुछ जगह आपको कुछ लाइन छोड़ देने का यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, कुछ जगह छोड़ देंगे। थर्ड हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, शेयर कैपिटल के बाद दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। थर्ड आपका
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके बाद करंट लायबिलिटीज, इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, मतलब यही सब आइटम वापस यहाँ पे लिखने का। इसके बाद आपका आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करंट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो भी चेंजेस आपके आएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते समय, सिर्फ शेयर कैपिटल के शेड्यूल के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस और करंट एसेट्स, बाकी सब तो डिक्टो छापना होता है। मतलब यदि आपको पूछा भी एग्जाम में ना, तो सिर्फ इसके अंदर चेंजेस आएगा, इसके अंदर और इसके अंदर, बाकी सब जैसा बुक में दिया रहता है उठा के सेम टू सेम लिखना होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसके अंदर कौन सा आइटम जाएगा। शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल जाता है, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व रहेगा सब जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है और CRR जाता है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन कोई रहेगा, डिबेंचर रहेगा, वो सब जाएगा। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आइटम आता है। नॉन करंट एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स इसके अंदर आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कुछ कभी दिया रहेगा तो आएगा, एक्सपेंसेस होता है, प्राइमरी मिसलेनियस एक्सपेंस, वो सब आता है। और करंट एसेट्स के अंदर डेटर हो गया, कैश बैंक हो गया, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। अभी आपको बैलेंस शीट बनाने का एक सिंपल सा रूल होता है, लायबिलिटीज का आइटम ने जनरल एंट्री में चेक करने का, यदि क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। ऐसे एसेट जो रहता है ना पहले से डेबिट होता है, उसकी एंट्री यदि जनरल एंट्री में डेबिट में दिखा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। अभी इसको बनाना कैसे रहता है, आपके पुराने वाले बैलेंस शीट में जाने का, मतलब जो आपका सम दिया रहेगा ना उसके बैलेंस शीट में जाने का। ऑथराइज शेयर कैपिटल को इग्नोर करने का, ठीक है, इशू वाले से चालू करने का। देखो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इशूड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाता है, शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। कहाँ पे जाता है, शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको समझे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनरल एंट्री में चेक करना है, क्योंकि हम लोग लायबिलिटीज का आइटम उठाए, जनरल एंट्री में हम लोग चेक करेंगे। क्रेडिट साइड में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट साइड में दिखेगा तो लेस करना। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कहाँ पे दिख रहा है, जनरल एंट्री में डेबिट साइड में दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 1 लाख दिख रहा है, डेबिट साइड में 1 लाख दिख रहा है। तो हम लोग 1 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आइटम अपने बैलेंस शीट में चेक करने क्या दिया है, रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का, चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट में GR लिख देता हूँ, ठीक है। 4 लाख दिया हुआ है, जनरल एंट्री में चेक करो, देखो डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में दिख रहा है, 1 लाख डेबिट में दिख रहा है जनरल रिजर्व। मैंने क्या बोला, यदि लायबिलिटीज का आइटम जनरल एंट्री में डेबिट में दिखेगा तो लेस कर देने का, तो 1 लाख हम लोग लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। फिर ऐसे अगला आइटम चेक करो क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिख रहा है, 6 लाख। जनरल एंट्री में देखो डेबिट में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, जनरल एंट्री में दिख रहा है 2 लाख दिख रहा है जनरल एंट्री में, तो माइनस कर देंगे, नील हो जाएगा। नेक्स्ट 11% डिबेंचर। अभी जो 11% डिबेंचर है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर रहेगा। मैंने क्या बोला था, मेरी बात को बहुत अच्छे से याद रखने का कि जो भी चेंजेस आपका रहेगा, मतलब ये जो प्लस माइनस में कर रहा हूँ ना, वो ए वाले शेड्यूल के अंदर होता है, इसके आया होता है। इसके अलावा जो बुक में दिया रहेगा सेम टू सेम छाप देने का, मतलब बैलेंस शीट भी बनाना बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ जो भी प्लस माइनस करना होता है इसके अंदर, मान लो आपने रॉन्ग प्लस माइनस किया
बट ये लिख के वो बाकी उठा के छापा तो कम से कम उसके मार्क्स तो मिलेंगे, वो सब तो रॉन्ग नहीं होगा। तो चेंजेस जो होगा शेयर कैपिटल में होगा रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल में भी चेंजेस क्या होगा वो फिक्स है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा उसके फेस वैल्यू का जितना बायबैक किए रहेंगे उतना उसमें से क्या कर देने का, माइनस कर देने का, क्योंकि इक्विटी शेयर के अंदर ही चेंजेस होगा, दूसरा कुछ भी शेयर कैपिटल के अंदर नहीं चेंज होगा। तो सबसे मेजर चेंजेस कुछ होता है ना तो इसके अंदर ही होता है, मतलब एक ही एक है जिसके अंदर प्लस माइनस करना होता है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर तो सिर्फ शेयर कैपिटल में माइनस करना होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में वो भी माइनस ही करना रहता है, प्लस नहीं करना होता, ठीक है। बाकी सबको उठा के लिख देने के, जैसे लॉन्ग, इसके बाद आपको डिबेंचर दिया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। डिबेंचर कितना है, कितना है डिबेंचर, 14 लाख से। नेक्स्ट बैंक 40 लाख की 14, 14 लाख है। नेक्स्ट बैंक टर्म लोन कितना है, 6 लाख है, सेम टू सेम लिख दें। नेक्स्ट क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज में आएगा, कितना है, 1 लाख। नेक्स्ट इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स के अंदर आएगा, तो यहाँ पे जाकर लिख देने का इक्विपमेंट कितना, 12 लाख। नेक्स्ट क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना है, 4 लाख है ना। लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, ये लोन्स एंड एडवांसेस में डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा करंट एसेट्स में कितना है, लोन्स एंड 3 लाख से। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल भी इसी के अंदर आ जाएगा, 1,50,000 है। नेक्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग ही दिया ना, कितना, 6 लाख। नेक्स्ट ये भी हाँ इसके अंदर ही आ जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट को डाल देते हैं, लॉन्ग टर्म में आएगा सर। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 1,50,000 ना। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे कैश इन हैंड के ऊपर आपको हमेशा वर्किंग करना पड़ेगा। कैश इन हैंड कितना है, 7 लाख है। कैश एट बैंक भी दिया क्या, हाँ तो चलो कैश में ही हम लोग एडलेस कर लेते हैं, बैंक में भी करेंगे। 7 लाख दिया ना, इसमें से वो माइनस कर देने का जो शेयर होल्डर को उन्होंने पे किया था, 4 लाख पे किया था ना। तो 4 लाख देखो असेट्स का आइटम है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है 4 लाख, तो माइनस कर देंगे कैश को, तो 3 लाख बच जाएगा। फिर क्या था, बैलेंस विद बैंक कितना है, 2 लाख ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी CRR को यहाँ से यहाँ पे आके लिखने का, CRR में हम लोग ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया है ना। अभी देखो इतना करने के बाद ये हो गया, समझो बैलेंस शीट बन के 3 लाख आया, कितना 30 लाख आया कि 3 लाख, 3 लाख ना। तो 3 लाख जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस वाला आइटम का टोटल मारेंगे, 5 3 8 1 9 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 लाख लिख देंगे, ये 20 लाख हो जाएगा, तो 20 लाख लिख देने का। इसमें एक ही आइटम है 1 लाख, ये कितना जाएगा, 22 लाख। तो यहाँ पे 22 लाख लिख देने का। इसमें तो कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, इस सब का टोटल मारो इतने का, 11 लाख आ रहा है। तो 11 लाख देखो टैली हो रहा है क्या, ऊपर ये 20 लाख के 2 लाख है, 20 लाख। कॉपी कर लो, हो गया कंप्लीट।